नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के समक्ष हाजिर हैं विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लेकर के। जी हाँ साथियों, ये एक ऐसा जीवन परिचय है जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आता ही आता है। तो चलिए बिना बकवास के हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो और आते हैं सीधा टॉपिक पर और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम सभी लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखना है। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के हुआ करते थे वो इस प्रकार से जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है उनका हेडलाइन डाल दिया करते थे और व्याख्यात्मक जीवन परिचय लिखना प्रारंभ कर दिया करते थे। लेकिन दोस्तों अब की बार नहीं, अब की बार इस प्रकार से आप सभी लोगों को जीवन परिचय नहीं लिखना है। आपको इसको लिखने से पहले एक फ्लो चार्ट का प्रयोग करके लिखना है। अर्थात दोस्तों आप सभी लोग फ्लो चार्ट का प्रयोग करोगे और वहां पर संक्षिप्त परिचय दोगे जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय आप सभी लोग लिख रहे हो। तो फ्लो चार्ट किस प्रकार से बनाना है, वहां पर आप सभी लोगों को संक्षिप्त परिचय किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी लोगों को उस तरीके के जीवन परिचय को लिखने से पहले फ्लो चार्ट का प्रयोग करके संक्षिप्त परिचय दे देना है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो स्क्वायर रेक्टेंगल में आप सभी लोगों को लाइन ड्रॉ करके ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है और बीच में एक और लाइन ड्रॉ कर देना है और रखी लाइन आपको कई सारे ड्रॉ करनी है ताकि आप कई सारे टॉपिक में उसको डिवाइड कर सको। जैसे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो गोस्वामी तुलसीदास का फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है और यहाँ पर सबसे पहले नाम है, फिर असली नाम है, जन्म तारीख है, जन्म स्थान है, मृत्यु तिथि है, मृत्यु स्थान है, उम्र है, भाषा, नागरिकता, धर्म, जाति, गुरु, नागरिकता, वैवाहिक स्थिति है, शादी की तारीख है। इस प्रकार से कई सारे टॉपिक को आप सभी लोग फ्लो चार्ट में ही प्रस्तुत कर दोगे। यहाँ पर दोस्तों माता का नाम नहीं है, पिता का नाम नहीं है, ठीक है, और पत्नी का नाम नहीं है, लेकिन दोस्तों आप सभी लोग इन सारे टॉपिक को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप सभी लोग मिनिमम 10 या 8 टॉपिक ऐड करके फ्लो चार्ट बनाओगे ड्रॉ करके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 कर सकते हो और आपकी इच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग फ्लो चार्ट का प्रयोग करोगे जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। नाम में डाल रखा है गोस्वामी तुलसीदास, असली नाम इनका राम बोला दुबे था, जन्म तारीख 13 अगस्त 1532 है, जन्म स्थान जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजपुर में है और इनके जन्म को लेकर के कई सारे मतभेद हैं। जितने भी जो लेखक हैं वो इनको मतलब जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके जन्म स्थान को लेकर के कई सारे मतभेद को प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं कि इनका बांदा जिले में है और कुछ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के राजपुर गांव पस्का वगैरह इधर से। ठीक है, कई सारे जन्म स्थान को लेकर के मतभेद हैं, तो इनका जो जन्म स्थान है आप जो जिसका मत ज़्यादा है उसी को लिख सकते हो। फिर आगे यहाँ पर बताया गया मृत्यु का स्थान वाराणसी के 80 घाट में है और उम्र है इनकी 91 वर्ष यानी मृत्यु के समय है। भाषा में अवधी है, इनकी नागरिकता भारतीय है, धर्म है इनका हिंदू, जात है ब्राह्मण, गुरु है नरहरदास, नागरिकता भारतीय। सही दोस्तों यहाँ पर 2 बार आ गया है नागरिकता। ठीक है, फिर वैवाहिक स्थिति इनका, हाँ ये शादीशुदा थे। शादी की तारीख क्या है यहाँ पर देख लीजिए 1526 से लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग फ्लो चार्ट का प्रयोग करके जीवन परिचय को लिखने से पहले आपको इनका एक संक्षिप्त परिचय दे देना है। चलिए अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम सभी लोगों को व्याख्यात्मक परिचय लिखना होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग संक्षिप्त परिचय देने के बाद इस प्रकार से जो है उनका हेडलाइन, उनका टॉपिक डाल दोगे जिन कवि या लेखक का आप सभी लोग जीवन परिचय लिख रहे हो। फिर आपको स्टार्ट करना है कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास। यानी कि आपको यहाँ ध्यान देने बात योग ये है कि आप सभी लोगों को जिस कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो उनका डायरेक्ट नाम नहीं लिखना है, उनको सम्मानीय बनाना है। कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करना है कि वो एक सम्मानीय व्यक्ति बन जाए और वैसे वो सम्मानीय व्यक्ति है वो सबको पता है, लेकिन आप सभी लोगों को लिखते वक्त ये ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर लोकनायक लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके जो जीवन परिचय उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जन्म को लेकर के कई सारे मतभेद हैं, कई सारे वैज्ञानिक हैं जो कि इनके जन्म को लेकर के कई सारे मतभेद पाल रखे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। अब वो दोहा है दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ है 1554 बीसे कालंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। ये दोहा काफ़ी ज़्यादा हिट है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और इससे
पता चलता है दोस्तों कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिला के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिला के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। ठीक है, तुलसीदास जी का सरयू पारडी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये टॉपिक मिल गया, आप सभी लोग फ्लो चार्ट में पिता का नाम करके आत्माराम दुबे डाल दीजिएगा। फिर है माता का नाम हुलसी था, ये भी एक टॉपिक मिल गया, आप अपने फ्लो चार्ट में इसका प्रयोग कर सकते हो। और फ्लो चार्ट में दोस्तों उनका नाम, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, शिक्षा और उनका जो साहित्य में स्थान है, और उनकी मृत्यु और मृत्यु स्थान, यही इतने टॉपिक आप डाल दोगे, यही बहुत रहेगा। ठीक है, और अगर अपने तरफ से आप सभी लोग टॉपिक ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें दोस्तों कि कहा जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। फिर आगे पढ़ते दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हो गया। यहाँ पर एक और टॉपिक मिल रहा है, पत्नी का नाम। ठीक है, रत्नावली। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भत्सर्जना के करते हुए कहा, क्या कहा, चलिए नीचे पढ़ते। लेकिन आप सभी लोग इस कहानी को याद रखिएगा, ताकि आप सभी लोग जब जीवन परिचय लिखें तो उसको थोड़ा और लेंथी बना लें। ठीक है, जैसे 1.5 पेज में जीवन परिचय लिखा जाता है, तो इस कहानी को याद रखिएगा, तो अपने तरफ से और शब्द मिला करके उस कहानी को लिख दोगे तो थोड़ा जो जीवन परिचय होगा और लेंथी बन जाएगा, और जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा हाँ बंदे ने अपने जीवन परिचय में ज़रूरी बातें लिखी है। तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी ने बोला था, उन्होंने कहा था कि लाज न आई आपको दौरे आए हो साथ, यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी को ये इनकी पत्नी हुलसी बोल रही हैं, कह रही कि आपको लाज नहीं आई, मैं अपने मायके आई और आप भी हमारे साथ चले आए। ठीक है, तो ये लाइन जो है इनकी पत्नी ने इनको बोल दिया था। और फिर क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। फिर हुआ ये कि पत्नी की इस फटकार को सुन करके, या इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस, ये दोस्तों एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल एक देश में नहीं बल्कि सारे विश्व में जो है ये प्रचलित है। तो रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का वो समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर केवल राम का नाम लेंगे तो नहीं ना अच्छा लगेगा, और अगर आप सभी लोग इसके नाम के आगे अर्थात राम भगवान जी के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगा दें, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो ये इसका जो सम्मानीय हो जाएगा और थोड़ा वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से आप सभी लोग किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते समय उनके नाम के आगे कोई बढ़िया सा पद भी जोड़ दो या सम्मानीय बना दो, या फिर उनकी वैल्यू बढ़ा दो, कुछ ऐसे शब्द जोड़ करके। लोकनायक, साहित्यकार, पता नहीं ऐसे करके आप सभी लोग उनको पदवी धारण करा दीजिए, उनको जो है सम्मानीय बना दीजिए। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। तुलसीदास जी को हम हिंदू कवि और संत के रूप में जानते हैं। उन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामचरितमानस, हनुमान चालीसा की रचना की। दोस्तों ये भारत में महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और सबसे ज़्यादा प्रचलित ग्रंथ है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी मृत्यु यहाँ तक हो गई। आगे बढ़ते हैं और इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी रामचरितमानस, जो कि अभी हमने पढ़ा, ये विश्व ग्रंथ है। फिर है गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। ये दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं थी। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, और आपके बोर्ड में शायद एक ही कृतियां का नाम पूछा जाए तो आप सभी लोग रामचरितमानस लेकर के चले आइएगा, आपको निर्धारित अंक इजीली
मिल जाएंगे। फिर इनके भाषा शैली के बारे में रचनाओं के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। और फिर इनके भाषा शैली की ओर बढ़ते हैं, उनकी भाषा शैली के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोस्तों आप सभी लोग भाषा शैली लिख दीजिएगा। और कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके लिखिएगा जरूर। और दोस्तों तो चलिए दोस्तों इनके भाषा शैली के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाषा शैली तुलसीदास जी ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी काव्यगत रचनाएं लिखी। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में क्या लिखा हुआ है आगे नीचे देख लीजिए, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो कवितावली है या गीतावली है, विनय पत्रिका, ये सारी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में इनका प्रयोग करके इनको लिखा गया है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। ऐसे ही आप सभी लोगों को वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर रोजाना अपडेट के रूप में चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।